हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के लेक्चर 16 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है वैक्सीन्स। इस चैप्टर में हम के पूरे वैक्सीन्स की हिस्ट्री, उसका पूरा टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, पूरा उसके डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वैक्सीन्स क्या होता है। वैक्सीन्स आर द इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंसेस डैट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसीज़। ये एक तरह के इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द डिसीजेस। अब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए लुइस पाश्चर, जिन्होंने क्या किया, कॉइंड द टर्म वैक्सीन। इन्होंने वैक्सीन टर्म को दिया था और डिस्कवर्ड किया था रेबीज़ की वैक्सीन और एंथ्रेक्स की वैक्सीन को, और फॉर्मुलेट किया था जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ कॉजेशन। ठीक है, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ कॉजेशन दिया था इन्होंने। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए एडवर्ड जेनर। इन्होंने डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट वैक्सीन को, जो कि कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड की थी और इन्होंने क्या टर्म दिया था, वैक्सीनेशन। वैक्सीन टर्म किसने दिया था, लुइस पास्चर ने, और वैक्सीनेशन टर्म किसने दिया था, एडवर्ड जेनर ने। फर्स्ट वैक्सीन किसने डेवलप की थी, एडवर्ड जेनर ने। अब कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन क्या होता है, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन्स। वैक्सीन को लगाने का आर्ट जो होता है उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। फिर इम्यूनाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन पोस्ट वैक्सीनेशन। मतलब वैक्सीनेशन के बाद जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। फिर होता है तीसरा, लेफ्ट आउट क्या होता है, पॉपुलेशन होम वैक्सीनेशन नेवर रीच्ड। ये वो पॉपुलेशन होती है जहाँ पर कभी वैक्सीनेशन नहीं पहुँच सकता। फिर चौथा आता है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट क्या होता है, पॉपुलेशन विथ इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन। फिर पांचवा आता है फुल्ली इम्यूनाइज्ड चाइल्ड हु रिसीव्ड ऑल द ड्यू वैक्सीन्स अकॉर्डिंग टू NIS टिल द 1 ईयर ऑफ एज। इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि वो चाइल्ड जिसकी वैक्सीन ड्यू रह गई थी उसको सारी वैक्सीन्स मिलती है टिल 1 ईयर ऑफ एज। ये ध्यान रखना। कंप्लीटली इम्यूनाइज किसको बोलते हैं, चाइल्ड हु रिसीव्ड ऑल ड्यू वैक्सीन्स अकॉर्डिंग टू NIS टिल द 12 to 23 मंथ्स ऑफ एज। यहाँ पर क्या था, 12 to 23 मंथ्स। फुल्ली इम्यूनाइज में टिल 1 ईयर्स तक देखते हैं और कंप्लीटली इम्यूनाइज में 12 मतलब 1 साल से 23 मंथ तक। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले वैक्सीन की बात करते हैं। तो वैक्सीन एक तरह की एक्टिव इम्यूनिटी है। यहाँ पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होती है इनसाइड ओन बॉडी, और ये एक तरह का प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, हम बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर्सों में, कि BCG वैक्सीन जो होती है, जो कि ब्लैडर कैंसर के लिए होती है, ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होती है। जितनी भी वैक्सीन है वो प्राइमरी लेवल है, एक्सेप्शन क्या है, BCG वैक्सीन जो कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। फिर बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो पैसिव इम्यूनिटी होते हैं, मतलब यहाँ पर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो होती है वो इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद लाइव वैक्सीन डू नॉट गिवन फॉर 12 वीक्स आफ्टर एन इंजेक्शन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी पेशेंट को अगर हम ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन दिए हैं तो उस पेशेंट में लाइव वैक्सीन हम कब तक नहीं दे पाएंगे, 12 वीक्स तक, क्योंकि जो नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कब तक, 12 वीक्स तक। लाइव वैक्सीन अगर ऑलरेडी गिवन है तो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन को हम नहीं इंजेक्ट करते हैं कब तक, 2 वीक्स तक। अगर हमने इम्यूनोग्लोबुलिन दी है तो हम वैक्सीन को कब तक नहीं देते हैं, 12 वीक्स तक। और अगर हमने पहले वैक्सीन लगा दी है तो इम्यूनोग्लोबुलिन को कब देते हैं, फिर 2 वीक्स के बाद। ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं डिसीज़ फॉर विच बोथ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आर गिवन टुगेदर। मतलब जहाँ पर हम लाइव वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन को दोनों एक साथ देते हैं। तो कौन कौन सी डिसीज़ है, रेबीज़, टेटनस, हेपेटाइटिस B और डिप्थीरिया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन याद रखना कि ऐसी डिसीजेस जहाँ पर हम लाइव वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों को साथ में दे सकते हैं। तो रेबीज़, टेटनस, हेपेटाइटिस B और डिप्थीरिया। फिर डिसीज़ फॉर विच बोथ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आर नॉट गिवन टुगेदर।
तो कौन सी डिसीज़ है? मीज़ल्स। इस पर भी क्वेश्चन बनता है, मतलब वो डिसीज़ जिसके लिए कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी दोनों को साथ में नहीं देते हैं, वो है मीज़ल्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन की। तो दो टाइप की वैक्सीन होती है, एक होती है लाइव वैक्सीन, दूसरी होती है किल्ड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन में क्या होता है कि हम यहाँ पर लाइव ऑर्गेनिजम्स को एट्यूनेटेड फॉर्म में भेजते हैं। एट्यूनेटेड फॉर्म क्या होता है कि उसका उस ऑर्गेनिज्म का वायरुलेंस कम हो जाता है, मतलब किलिंग पावर कम हो जाती है, मगर एंटीजेनिसिटी मेंटेन रहती है। वायरुलेंस क्या होता है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो होस्ट के बॉडी में जाने के बाद जो डिसीज़ प्रोड्यूस करता है, साइलेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है और मे बी डेथ भी हो सकती है, तो उसको बोलते हैं वायरुलेंस। तो ऑर्गेनिज्म का वायरुलेंस कम हो जाता है, किलिंग पावर, मगर उसकी एंटीजेनिसिटी मेंटेन होती है, मतलब कि एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। फिर वो होस्ट जो है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट के अंदर जाकर मल्टीप्लाई करता है, लार्जर एंटीजेनेटिक डोज हो जाती है, इंक्रीज द इंजेक्टेड डोज। तो इसी वजह से अगर हम स्मॉल डोज भी देते हैं वैक्सीन की तो वो लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स रहता है इसका। ठीक है, और हैविंग द ऑल मेजर एंड माइनर एंटीजेनिक कॉम्पोनेंट्स इंगेज द सर्टेन टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, जैसे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बाय ओरल पोलियो वायरस, और ये मोर पोटेंट होती है देन द किल्ड वैक्सीन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किल्ड वैक्सीन की। तो किल्ड में क्या होता है, किल्ड ऑर्गेनिजम्स को इंजेक्ट करते हैं। अब इसको कैसे किल्ड करते हैं, या तो हम हीट से किल्ड कर सकते हैं या केमिकल से, और इसमें सिंगल डोज से काम नहीं चलता। यहाँ पर हमने स्मॉल डोज दिया था जो कि लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स था, बट यहाँ पर मल्टीपल डोज देते हैं या बूस्टर डोज कहते हैं इसको। ठीक है, मल्टीपल डोजेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इम्यूनिटी, कैन बी गिवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी हम दे सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल क्या है? आई लव चिक एम्ब्रियो, ये ट्रिक है। आई से क्या है? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा या लाइव वैक्सीन है वाया नेज़ल रूट। दूसरा है चिकन पॉक्स, पहला क्या है? इन्फ्लुएंजा, दूसरा है चिकन पॉक्स, ओका स्ट्रेन लेते हैं यहाँ पर। तीसरा है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ई से क्या है? इंसेफ्लाइटिस, लाइव स्ट्रेन। और फिर एम आ गया, एम से क्या है? मीजल्स या मीजल्स रुबेला। फिर बी से क्या है? बीसीजी। फिर आर से क्या है? रोटा वायरस वैक्सीन। फिर वाई से क्या है? येलो फीवर वैक्सीन। और ओ से क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। तो जो इन्फ्लुएंजा है वो लाइव वैक्सीन है, उसको हम नेज़ल रूट से देते हैं। चिकन पॉक्स में ओका स्ट्रेन होता है, उसका ओका स्ट्रेन लेते हैं। और जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस में भी लाइव वैक्सीन देते हैं, और स्ट्रेन कौन सा लेते हैं? SA1414-2। और ओरल पोलियो की बात करें तो ओरल पोलियो में डिस्कवर्ड बाय साबिन। देखो, ओरल पोलियो को साबिन ने डिस्कवर किया था, और जो मतलब इंजेक्टेबल पोलियो था उसको साक ने डिस्कवर किया था, साक। तो अब किल्ड वैक्सीन की बात करें तो इसका ट्रिक के क्या है? किल्ड, के से क्या है? KFD, मतलब काइनेसोर फॉरेस्ट डिसीज़। और आई से क्या है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, मतलब इंजेक्टेड वाले की बात कर रहे हैं, इसको डिस्कवर किया था साक ने। फिर एल से क्या है? किल्ड इन्फ्लुएंजा। फिर ई से क्या है? जैपनीज इंसेफ्लाइटिस किल्ड फॉर्म वाली, यहाँ पर लाइव थी, वहाँ पर किल्ड है। और स्ट्रेन कौन सा लेते हैं जैपनीज इंसेफ्लाइटिस में? कोलर स्ट्रेन। ठीक है, जेनवल कोलर स्ट्रेन लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर SA1414-2 ले रहे थे, यहाँ पर कोलर स्ट्रेन लेते हैं। और फिर लास्ट है डी से डॉग बाइट, मतलब रेबीज़ की वैक्सीन। फिर अदर्स में बात करें तो अदर्स में आते हैं लाइव प्लेग वैक्सीन और किल्ड प्लेग वैक्सीन, और किल्ड कॉलरा वैक्सीन भी आते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 वैक्सीन साइमल्टेनियसली, मतलब किन किन डिसीजेस में हम अगर मान लो हमें 2 वैक्सीनेशन को साइमल्टेनियसली लगाना है, एडमिनिस्टर करना है, तो हम कैसे करेंगे? 2 लाइव वैक्सीन को हम एक साथ दे सकते हैं, मगर एट डिफरेंट साइट्स, अलग अलग साइट्स पे दे सकते हैं। और 2 किल्ड वैक्सीन को भी हम साइमल्टेनियसली दे सकते हैं, मगर डिफरेंट साइट्स पे। ठीक है, अब गैप बिटवीन 2 लाइव वैक्सीन मिनिमम कितना होना चाहिए? 3 वीक्स का, और प्रिफर्ड कितना करते हैं? 4 वीक्स का, मतलब मिनिमम 3 वीक्स का तो गैप होना ही चाहिए 2 लाइव वैक्सीन के बीच में। डोज ऑफ द वैक्सीन की बात करें तो सिंगल लाइव वैक्सीन डोजेस आर सफिशिएंट टू प्रोड्यूस और रिक्वायर द इम्यूनिटी, मतलब लाइव वैक्सीन में सिंगल डोज सफिशिएंट होता है। एक्सेप्शन क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि लाइव वैक्सीन होती है, मगर इसके 3 प्राइमरी डोज लगते हैं और 1 बूस्टर डोज लगता है। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन में 3 प्राइमरी डोज और 1 बूस्टर डोज। और बाकी जितने भी लाइव वैक्सीन है सबका सिंगल डोज सफिशिएंट होता है टू प्रोड्यूस द इम्यूनिटी। एडिशनल डोज ऑफ लाइव वैक्सीन क्या करता है? कवरेज को और एलिमिनेशन को बढ़ा देता है।
फिर बात करते हैं लाइव एंड किल्ड वैक्सीन अवेलेबल फॉर, मतलब किन किन डिसीजेज़ के लिए लाइव और किल्ड दोनों अवेलेबल है। पोलियो, जापानीज इंसेफेलाइटिस, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस ए। जैसा कि ऊपर हम लोग ने देख लिया था, पोलियो, जापानीज इंसेफेलाइटिस, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस ए, इनके लिए लाइव और किल्ड वैक्सीन दोनों अवेलेबल है। अब लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ डोजेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इम्यूनिटी, तो लाइव वैक्सीन में सिंगल डोज रिक्वायर्ड होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। एक्सेप्शन क्या था, ओरल पोलियो, इसमें 3 डोज रिक्वायर्ड होंगे, प्राइमरी डोज और 1 बूस्टर डोज। और जबकि किल्ड वैक्सीन की बात करें तो इसमें मल्टीपल डोजेस रिक्वायर्ड होते हैं इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस लाइव वैक्सीन में लॉन्गर होता है और किल्ड में शॉर्टर होता है। इफेक्टिवनेस की बात करें तो लाइव वैक्सीन का ग्रेटर प्रोटेक्शन होता है और किल्ड का लोअर प्रोटेक्शन होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस की बात करें तो लाइव वैक्सीन में IgA और IgG प्रोड्यूस होती है केवल, और किल्ड वैक्सीन में IgG केवल प्रोड्यूस होती है। अब म्यूकोसल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो लाइव वैक्सीन की जो म्यूकोसल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो अच्छी होती है, गुड होती है। वहीं किल्ड वैक्सीन की बात करें तो वो पुअर होती है। फिर बात करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ वैक्सीन वायरस, यहाँ पर पॉसिबल होता है बट किल्ड वैक्सीन में पॉसिबल नहीं होता है। ट्रांसमिशन टू नॉन इम्यून कॉन्टैक्ट्स लाइव वैक्सीन में पॉसिबल होता है और किल्ड में पॉसिबल नहीं होता है। नीड फॉर एडजुवेंट, एडजुवेंट क्या होता है, जो एंटीजेनिसिटी को बढ़ा देता है वैक्सीन के, जैसे कि एलम हाइड्रोक्साइड। तो लाइव वैक्सीन में कोई एडजुवेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो किल्ड वैक्सीन है उसमें ज़रूरत पड़ती है। स्टेबिलिटी एट द रूम टेम्परेचर, तो लाइव वैक्सीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो लो होती है और किल्ड वैक्सीन की स्टेबिलिटी हाई होती है। तो ये हो गया डिफरेंस, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आगे बात करें तो प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस में अंतर क्या होता है। प्राइमरी रिस्पांस का मतलब क्या होता है, इम्यून रिस्पांस एलिसिटेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रिंग द एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम फर्स्ट टाइम किसी एंटीजन को एक्सपोज करते हैं पर्सन को, तो जो इम्यून रिस्पांस जनरेट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पांस। और सेकेंडरी बूस्टर की बात करें तो इम्यून रिस्पांस एलिसिटेड बाय द बूस्टर डोज, मतलब बूस्टर का मतलब क्या होता है कि एक बार एक्सपोजर हो चुका है, हम दोबारा लगा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बूस्टर, ठीक है। अब प्राइमरी की बात करें तो इसका लॉन्गेस्ट लेटेंट पीरियड होता है कितना, 3 to 10 days बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड। जबकि सेकेंडरी बूस्टर का बात करें तो इसमें शॉर्टर लेटेंट पीरियड होता है विद फास्टर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, क्योंकि एक बार एक्सपोजर होने के बाद सेकेंडरी एक्सपोजर फास्ट होता है, ठीक है, इसी वजह से इसका लेटेंट पीरियड शॉर्टर होता है। प्राइमरी में बात करें, जब पहली बार एक्सपोजर होता है तो फ्यू एंटीबॉडीज़ बनती हैं, डेवलप होती हैं, मगर जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर होता है तो अबंडेंस ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड। फिर प्राइमरी की बात करें तो एंटीबॉडी एलिसिटेड ऑफ लो एविडिटी या कैपेसिटी टू बाइंड टू द एंटीजन, मतलब जो एंटीबॉडी बनती है यहाँ पर उसकी एविडिटी या कैपेसिटी, जो एंटीजन से बाइंड करने की क्षमता जो होती है वो कम होती है। मगर जो सेकेंडरी बूस्टर डोज में जो एंटीबॉडी बनती है उसकी ग्रेटर एविडिटी होती है या कैपेसिटी होती है बाइंडिंग टू दी एंटीजन, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी बूस्टर में अंतर। अब बात करते हैं सब यूनिट वैक्सीन्स की। सब यूनिट वैक्सीन क्या होती है, वो वैक्सीन जो कि प्रिपेयर्ड होती है फ्रॉम दी एक्सट्रैक्टेड सेलुलर फ्रैक्शन ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ऑर्गेनिज्म से कुछ सेलुलर फ्रैक्शंस को हम निकालते हैं, उससे वैक्सीन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड क्या होता है, प्योरीफाइड टॉक्सिन होता है, जैसे एक्सोटॉक्सिन्स को यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो कौन कौन सी वैक्सीन होती है, टेटनस टॉक्सॉइड, टेटनस डिप्थीरिया और एंथ्रेक्स, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोटीन वैक्सीन की, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीनेशियस कंपोनेंट जो होते हैं सेल वॉल के, उसको उससे हम बनाते हैं वैक्सीन, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन वैक्सीन। तो इसमें कौन कौन सी आती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और ए सेलुलर परट्यूसिस वैक्सीन। फिर तीसरा आता है पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया के जो सेल वॉल में पॉलीसैकेराइड होता है उसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बनती है तो उसको बोलते हैं क्या, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये सीरो टाइप स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स देता है केवल, कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन 2 years, 2 साल से ज़्यादा तक यूज़ नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, HIV वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन PPV23 और टाइफिम VI, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट वैक्सीन की, तो पॉलीसैकेराइड एंटीजन केमिकली लिंक्ड टू द प्रोटीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द T सेल्स, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट वैक्सीन। इसके एडवांटेज क्या है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं मोर देन 2 years, ठीक है, लेस देन 2 years। और एडवांटेज क्या है कि सीरो टाइप स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, डिसएडवांटेज होता है इसका। और एग्जांपल क्या है, नीमोकोकल कंजक्टिवाइटिस,
PCV13 और मेनिंगोकोकल वैक्सीन और HIV वैक्सीन। ठीक है, फिर बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन की, यानी वो वैक्सीन्स जो प्रिपेयर्ड कैसे होती है, बाय द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से। एंटीजन एक्सप्रेस्ड ऑन द इकोलाई ईस्ट मैमेलियन सेल्स। एग्जाम्पल क्या है, हेपेटाइटिस बी, HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, लाइम डिसीज। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द HPS एंटीजन मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। और HPV वैक्सीन कैसे प्रिपेयर होती है, बाय यूजिंग द L1 मेजर कैप्सिड प्रोटीन। एडवांटेज क्या है कि जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन होती है वो सेफ़ होती है, और डिसएडवांटेज क्या है कि इसका इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी कम होती है, इस वजह से इसको एडजुवेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इसकी एंटीजेनिसिटी को बढ़ा सकता है। ठीक है, ये हो गई सब यूनिट वैक्सीन्स। अब आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन वैक्सीन की। तो कॉम्बिनेशन वैक्सीन जो होती है वो किस टाइप की वैक्सीन होती है, जो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम मोर देन वन डिसीज़। एक से ज़्यादा डिसीज़ से अगर प्रोटेक्ट करे तो वो कैसी है, कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। अब इसमें कौन कौन सी वैक्सीन आती है, पहला है पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है कौन कौन से, डिप्थीरिया, DPT, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, और हेपेटाइटिस बी एंड HIV मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। ठीक है, ये हो गए पेंटावेलेंट वैक्सीन। इसमें इन तीनों आते हैं, तीन ये हो गए, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस और हेपेटाइटिस बी और HIV मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। तो ये पेंटावेलेंट वैक्सीन के कंटेंट होते हैं। MMR वैक्सीन की बात करें तो ये किससे प्रोटेक्ट करता है, मीजल्स मम्स रूबेला, मीजल्स मम्स रूबेला। DPT वैक्सीन किससे प्रोटेक्ट करता है, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस। MMRV वैक्सीन की बात करें तो MMRV किससे प्रोटेक्ट करता है, मीजल्स, मम्स, रूबेला और चौथा क्या है, वेरिसेला। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं वैक्सीन्स के। तो ऑल द वैक्सीन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आइदर लाइव और किल्ड, एनाफाइलेक्सिस टू दी प्रीवियस डोजेस। तो कॉन्ट्रा इंडिकेट मतलब सारी वैक्सीन में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, पेशेंट्स ऑन दी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर इन सब में कॉन्ट्रा इंडिकेशन दिखता है लाइव वैक्सीन का, तो हम क्या करते हैं, तुरंत वैक्सीन को स्टॉप कर देते हैं, ट्रीटमेंट को फॉर मिनिमम 2 वीक्स, फिर उसके बाद फिर से एडमिनिस्टर करते हैं लाइव वैक्सीन को। ठीक है, अब कंडीशंस क्या होती है और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं। प्रेगनेंसी की बात करें तो सारे लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, एक्सेप्शन क्या है, येलो फीवर वैक्सीन्स, यही केवल वैक्सीन प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं। दूसरा क्या है, इंडिया में येलो फीवर वैक्सीन को यूज़ नहीं करते हैं, ड्यू टू द रिक्वायर्ड स्टोरेज एंड टेम्परेचर नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसी वजह से इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। येलो फीवर डज नॉट अकर्स इन द इंडिया। तो प्रेगनेंसी में हम सारे लाइव वैक्सीन्स को अवॉइड करते हैं, क्यों, क्योंकि येलो फीवर वैक्सीन जो होती है, एक्सेप्शन क्या है, येलो फीवर वैक्सीन, और इंडिया में येलो फीवर वैक्सीन को यूज़ नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूटेबल या रिक्वायर्ड स्टोरेज टेम्परेचर नहीं मिलता है, और येलो फीवर इसी वजह से इंडिया में नहीं होता। फीवर की बात करें तो टाइफाइड की, तो टाइफाइड ओरल वैक्सीन TY21A, और माइल्ड टू मॉडरेट फीवर नो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, अगर टाइफो ओरल वैक्सीन है तो TY21A लगाएंगे, अगर माइल्ड टू मॉडरेट फीवर है तो कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, सीधा वैक्सीन लगा दो। एसिम्टोमेटिक HIV की बात करें तो एसिम्टोमेटिक है तो नो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, और सिम्टोमेटिक की बात करें तो एडल्ट और न्यूबॉर्न, एडल्ट में ऑल दी लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, जैसे कि एक्सेप्शन क्या है, मीजल्स, मम्स, रूबेला और मीजल्स और वेरिसेला वैक्सीन्स। ये तीनों वैक्सीन ह्यूमंस में क्या है, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है लाइव वैक्सीन्स एडल्ट में। और न्यू बॉर्न की अगर बात करें तो ऑल दी लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडेड कौन कौन सी होती है, मीजल्स और OPV। ये दोनों लाइव वैक्सीन मीजल्स और OPV चिल्ड्रन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं न्यू बॉर्न में। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ की बात करें तो पेंटावेलेंट DPT आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इसका कॉजेस क्या क्या होता है, पर्ट्यूसिस कॉम्पोनेंट। फिर आगे बात करते हैं इम्यूनो सप्रेशन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसमें अगर किसी को इम्यूनो सप्रेशन है तो सारी लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्यों, क्योंकि इस समय इम्यूनिटी तो सप्रेस्ड है पेशेंट की, तो अगर हम वैक्सीन को एटेन्यूएटेड फॉर्म में भी देंगे तो जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो उसमें डिसीज़ कॉज कर देगा, इस वजह से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अगर किसी को एग एलर्जी है तो उसमें येलो फीवर वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अगर एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर है यानी फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन तो ऑल दी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। रिकरेंट ईस्ट इन्फेक्शन, सस्पेक्टेड इम्यूनो सप्रेस्ड कंडीशन तो ऑल दी लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन
अगर है तो कॉन्ट्रा मतलब माल न्यूट्रिशन हो जाता है, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर, डायरिया, तो इसमें कंट्राइंडिकेटेड नहीं होता है। वैक्सीन प्रोटोकॉल की बात करें ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड एपिडेमिक्स, तो पोस्ट डिजास्टर में क्या होता है कि ऑल द वैक्सीन्स कंट्राइंडिकेट, मतलब डिजास्टर के बाद सारे वैक्सीन्स कंट्राइंडिकेट होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, मीजल्स वैक्सीन गिवन इन द 3 days ऑफ द एक्सपोजर। ठीक है। नेचुरल इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है मीजल्स का, 10 to 14 days, और एंटीबॉडी फॉर्म्ड पोस्ट वैक्सीनेशन बाय, ठीक है, एंटीबॉडीज फॉर्म्ड बाय पोस्ट वैक्सीनेशन बाय 7 to 10 days, और जो सीरो कन्वर्जन रेट होता है वो फास्टर होता है देन द नेचुरल इंक्यूबेशन पीरियड। ये मीजल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। और आउटब्रेक ऑफ पोलियो की बात करें तो ओपीवी वैक्सीन जो होते हैं वो एडमिनिस्टर करता है अगर पोलियो का आउटब्रेक हो तो। आईपीवी का नहीं, क्यों, क्योंकि ओपीवी जो है फास्टर होते हैं और उसका स्मॉलर डोज जो है लॉन्ग इफेक्ट देता है। और चाइल्ड ऑफ सेरेब्रल पाल्सी है तो उसको पेंटावेलेंट या डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे, जो कि नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी। सीजर्स की बात करें तो कंट्रोल्ड ऑन एंटी एपिलेप्टिक्स, और अगर फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो पेंटावेलेंट या डीपीटी वैक्सीन देते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेन्स ऑफ द वैक्सीन की। कौन कौन से स्ट्रेन्स होते हैं। पहला बीसीजी का, तो बीसीजी का स्ट्रेन है दानिश 1331। ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ओनली एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से। ओरल पोलियो वायरस की बात करें तो साबिन होता है, और इंजेक्टेड पोलियो वायरस का साक स्ट्रेन। मीजल्स की बात करें तो एडमॉस्टन, जैग्रेब, श्वार्ट्स और मोरेटन, 3 स्ट्रेन होते हैं। लेकिन वैक्सीन में कौन सा यूज़ करते हैं, एडमॉस्टन, जैग्रेब को, श्वार्ट्स और मोरेटन को यूज़ नहीं करते हैं। मम्स की बात करें तो मम्स में जेरेलिन स्ट्रेन आता है और रोबिनी आता है, इसमें रोबिनी को यूज़ नहीं करते हैं। चिकन पॉक्स की अगर बात करें तो चिकन पॉक्स में कौन सा स्ट्रेन लेते हैं, ओका स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन, ओका स्ट्रेन लेते हैं। फिर रुबेला की बात करें तो इसमें लेते हैं RA27Y3 या विन स्टार स्ट्रेन लेते हैं। येलो फीवर में लेते हैं 17D स्ट्रेन। जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस लाइफ वाले में लेते हैं SA1442 स्ट्रेन, और किल्ड वाले में लेते हैं जीव और जेनवैक। ठीक है, कोलर स्ट्रेन। इन्फ्लुएंजा किल्ड वाले में कौन सा लेते हैं, A7 कैलिफोर्निया 2009 स्ट्रेन। प्लेग में कौन सा लेते हैं, मॉडिफाइड सोकी हॉफकिन वैक्सीन, नॉट यूज्ड इन द एपिडेमिक्स। और कॉलरा में क्या लेते हैं, ड्यूको ओरल और सैंकॉल। लेप्रेसी में कौन सा लेते हैं, माइकोबैक्टीरियम प्राणी इंडिकस, MIP से याद करते हैं इसको। और एड्स में कौन सा लेते हैं, मॉडिफाइड वैक्सीना एनकारा। एंथ्रेक्स में बात करें तो एंथ्रेक्स में होता है स्टर्ने। रेबीज़ में कौन सा स्ट्रेन लेते हैं, पिटमैन मोरे। मेनिंगोकोकल में कौन सा स्ट्रेन लेते हैं, क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन, ACW135 और Y। नीमोकोकल में कौन सा लेते हैं, PCV, मतलब इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल द एज ग्रुप्स, और PPV नॉट गिवन लेस देन 2 years, गिवन इन द रीनल ट्रांसप्लांट, एस्प्लेनिया और इम्यूनो सप्रेशन। डेंगू की बात करें तो इसमें लेते हैं CYD और TDV। मलेरिया में बात करें तो RTS और AS1। आर का मतलब क्या होता है, रिपीटेड रीजन ऑफ द सर्कमस्पोरोजाइट प्रोटीन। टी का मतलब क्या होता है, T सेल एपिटोप ऑफ द CSP। एस का मतलब क्या होता है, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन। और AS01 का मतलब एडजुवेंट, इम्यून बूस्टिंग के लिए। और दूसरा क्या है, लाइटिक कॉकटेल। ठीक है, ये मलेरिया के लिए होता है स्ट्रेन। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो येलो फीवर इन्वॉल्व अंडर दी एम्पोरियाट्रिक्स, मतलब स्टडी ऑफ ट्रैवलर्स। इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन स्टार्ट 10 days लेटर, लास्ट लाइफ लॉन्ग। ठीक है। अब बात करते हैं AEFI, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। अनटोल्ड मेडिकल अकरेंस दैट फॉलोज द इम्यूनाइजेशन। अनटुवर्ड्स द मेडिकल अकरेंस दैट फॉलोज द इम्यूनाइजेशन डू नॉट नेसेसरी हैविंग द कॉजल रिलेशन विद द यूजेज ऑफ वैक्सीन। एडवर्स इवेंट क्या होते हैं, अनफेवरेबल और अनइंटेंडेड साइन या एबनॉर्मल लैबोरेटरी फाइंडिंग, सिम्टम्स और डिसीज। ठीक है, अनफेवरेबल और अनइंटेंडेड साइन या फिर एबनॉर्मल लैबोरेटरी फाइंडिंग या फिर सिम्टम्स और डिसीज। ठीक है, ये एडवर्स इवेंट के अंदर आते हैं। तो कितने टाइप्स के एडवर्स इवेंट होते हैं। पहला है वैक्सीन प्रोडक्ट रिएक्शन, अकरिंग्स ड्यू टू इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वैक्सीन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल क्या है, OPV, VAPP। रोटा वायरस वैक्सीन का इंटरसेप्शन, रोटा वायरस वैक्सीन का क्या है, इंटरसेप्शन। मीजल्स वैक्सीन का क्या है, मीजल्स लाइक इलनेस। वैक्सीन क्वालिटी की बात करें तो डिफेक्ट रिलेटेड रिएक्शन क्या है,
कॉज्ड बाय वन और मोर क्वालिटी डिफेक्ट ऑफ वैक्सीन प्रोडक्ट, और ये डेंजरस होता है बाय क्लस्टरिंग ऑफ द केसेस सीन। तीसरा है इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शन, मोस्ट कॉमन इवेंट होता है ये AEFI। इन अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपायर्ड और कंटेमिनेटेड वैक्सीन अगर यूज़ कर लें तो इसमें आते हैं। मोस्ट कॉमन क्या है, स्टेफाइलोकोकस। फिर चौथा इवेंट क्या है, इम्यूनाइजेशन एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शंस कैन लीड टू फीवर और पेन। पांचवा इवेंट क्या है, को इंसिडेंटल इवेंट, और कॉज क्या है इसका, समथिंग अदर देन द वैक्सीन प्रोडक्ट या इम्यूनाइजेशन एरर या इम्यूनाइजेशन एंजाइटी, उसकी वजह से। ठीक है। सेफ VAC ऐप, इसके लिए ऐप होता है सर्विलेंस एंड एक्शन फॉर इवेंट्स फॉलोइंग द वैक्सीनेशन। ठीक है। एडवर्स इवेंट की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इन्फ्लुएंजा इनएक्टिवेटेड में क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, गुलियन बैरे सिंड्रोम। जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिक इवेंट्स, TT मतलब टेटनस और TD मतलब टेटनस डिप्थीरिया, इसमें ब्रेकियल न्यूराइटिस इसका साइड इफेक्ट होता है। OPV का साइड इफेक्ट क्या है, VAPP। ठीक है। और हेपेटाइटिस B और DPT का क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, शॉक या शॉक भी हो सकता है। मीजल्स में क्या होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इसका साइड इफेक्ट है, और मीजल्स लाइक रैश और इनसेफेलोपैथी। रोटा वायरस में इंटू ससेप्शन है। सीजर्स की बात, पर्ट्यूसिस की बात करें तो सीजर्स होते हैं इसमें इनकॉन्सोलेबल क्राइंग, और HHE मतलब हाइपोटेंसिव हाइपो रिस्पॉन्सिव इनसेफेलोपैथी। BCG में अल्सर फॉर्मेशन मोस्ट कॉमन होता है, और क्या होता है, लिम्फेडिनाइटिस, डिससेमिनेटेड BCG रिएक्शंस, ऑस्टियोमाइलाइटिस। MMR मतलब मीजल्स मम्स रुबेला में क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और रुबेला और MMR में बात करें तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस की, जैसे कुछ न्यू अपडेट्स हैं। इनकॉन्सोलेबल क्राइंग या परसिस्टेंट स्क्रीमिंग या मोर देन 3 hours फॉलोइंग द पेंटावेलेंट DPT वैक्सीनेशन ड्यू टू द पर्ट्यूसिस कंपोनेंट, ये नो लॉन्गर ऑब्सोलीट कंट्राडिक्शन टू सब्सिक्वेंट डोजेस है। रोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एडजुवेंट के तौर पर, ये तो पहले बता दी, इन्हेंस करता है इम्यूनोजेनेसिटी को। अब इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स इवेंट बेस्ड ऑन द टाइमिंग ऑफ अकरेंस। तो टाइमिंग की बात करें तो 15 से 20 मिनट पर अगर इवेंट हो रहा है तो कौन सा इवेंट है, एनाफाइलेक्सिस। अगर 24 से 48 घंटे में कौन सा इवेंट होता है टाइमिंग के आधार पर, एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और इनकंसोलेबल क्राइंग। विद इन 7 days पे कौन सा होता है, लोकल रिएक्शन होता है और एब्सेस फॉर्मेशन होता है। और विद इन 14 days पे कौन सा होता है, सीजर्स और इंसेफेलोपैथी। विद इन 3 months में कौन सा होता है, ब्रेकियल न्यूराइटिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और विद इन 1 year में कौन सा होता है, लिम्फ एडिनाइटिस और ऑस्टियाइटिस। अब कुछ अदर कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो जैसे प्रिजर्वेटिव है, तो प्रिजर्वेटिव का फंक्शन क्या होता है, स्टॉप्स द अनवांटेड माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ वैक्सीन्स। ये अनवांटेड माइक्रोबियल कंटेमिनेशन जो होता है वैक्सीन की वजह से उसको रोकता है। इसमें एग्जांपल क्या है, फिनॉक्सी एथेनॉल जो कि सबसे मोस्ट वाइडली यूज़ होता है, फिनॉल, थायोमर्सल। ठीक है, ये वैक्सीन की वजह से जो अनवांटेड माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होते हैं उसको रोकते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड स्टेबलाइजर्स की। स्टेबलाइजर्स का फंक्शन क्या होता है, दे इनहिबिट द केमिकल रिएक्शंस एंड प्रिवेंट द कंपोनेंट्स सेपरेटिंग और स्टिकिंग टू द वायल। मतलब इनको हम वैक्सीन में ऐड इसलिए करते हैं जिससे कि ये जो कंपोनेंट सेपरेट होते हैं वायल से और स्टिक कर जाते हैं वायल्स में ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान, तो उसको ये इनहिबिट करते हैं। और एग्जांपल क्या है इसका, लैक्टोस, सुक्रोज, एमिनो एसिड जैसे ग्लाइसिन, और अदर सॉल्ट जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और क्या होते हैं, एल्ब्यूमिन हो सकते हैं, जेलेटिन हो सकते हैं। तो ये सब स्टेबलाइजर्स हैं। रेसिडुअस क्या होते हैं, माइन्यूट क्वांटिटीज़ ऑफ सब्सटेंसेस यूज्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल वैक्सीन्स। ठीक है, ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम अमाउंट में होती है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल वैक्सीन्स। इंडिविजुअल वैक्सीन्स को बनाने के लिए, इनके प्रोडक्शन के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर लास्ट बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स में जैसे नियोमाइसिन या पॉलीमिक्सिन बी इन द वेरिसेला वैक्सीन्स, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स, DPT, IPV, MMR वैक्सीन्स प्रिवेंट द बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ऑफ द टिश्यू कल्चर। ये बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को रोकती हैं।
और जेंटामाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन या नियोमाइसिन। जेंटामाइसिन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साथ में देते हैं जिससे कि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को प्रिवेंट कर सकें। स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन को आईपीवी के साथ देते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के साथ। अब आगे कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अ पर्सन विथ एग एलर्जी। तो एग एलर्जी के साथ कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी? येलो फीवर। ऑल आर किल्ड वैक्सीन्स एक्सेप्ट पूछ रहा है। पहला है काइनेसोर फॉरेस्ट डिसीज़, दूसरा है येलो फीवर, तीसरा है नया नाकेयामा और चौथा है आईपीवी। तो कौन सी किल्ड वैक्सीन, मतलब सारे किल्ड एक्सेप्ट क्या है? येलो फीवर। तीसरा बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन। कौन सा कॉम्बिनेशन में है? तो डीएपीटी ये पहला ही दिख रहा है, डिप्थीरिया पर्ड्यूसेस टेटनस, न्यूमोकोकल हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, ये सब तो अलग अलग है, ये कॉम्बिनेशन में है डीपीटी। फिर एन इन्फेंट ब्रॉट टू द इम्यूनाइजेशन क्लिनिक बाय हर पेरेंट्स फॉर एमएमआर वैक्सीनेशन। फॉलोइंग दिस द इन्फेंट एक्सपीरियंस्ड सम एडवर्स इवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवर्स इवेंट। नॉट पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, एथ्रेल्जिया भी होता है, इंटूसेप्शन नहीं होता है, ये साइड इफेक्ट होते हैं कुछ, और फेब्राइल सीजर्स ये भी होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंटूसेप्शन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन द चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच।